हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू यूट्यूब चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर पे। और मैं नीतीश स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी सीडीपी की क्लास में। दोस्तों, सीडीपी की क्लास में हमने शुरू कर दिया था बुद्धि। बुद्धि में हमने जाना था कि क्या होता है बुद्धि। बुद्धि में हमने एक सिद्धांत भी पढ़ा था जो कि था हॉवर्ड गार्डनर साहब का। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत पढ़ा था, जिसमें उन्होंने बताया था बुद्धि 10 प्रकार की बुद्धि के बारे में हमने बात की थी। भाषाई बुद्धि, गणितीय बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस या अंतरवैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, गतिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। इन सभी बुद्धि के बारे में उनके जो प्रकार उन्होंने दिए थे, इन सबको हमने एक एक डिटेल में जाकर चर्चा की थी इसके बारे में और समझा था हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि का सिद्धांत। साथ ही साथ हमने जाना था कि क्या होती है बुद्धि। तो बुद्धि होती है समायोजन की क्षमता। जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर और पिछला वीडियो देख लें, तो उनको पहले बुद्धि जानना होगा, फिर हार्वर्ड गार्डनर जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें हार्वर्ड गार्डनर को भी नजरअंदाज नहीं करना है और हमें हार्वर्ड गार्डनर पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना आगे आने वाले सभी मनोवैज्ञानिकों पर। दोस्तों, परेशान नहीं होना है, हम पूरे जोश और जुनून के साथ पढ़ेंगे बुद्धि, क्योंकि बुद्धि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर को छोड़ दीजिए, आपके जीवन के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है बुद्धि। भाई, आपको पता होना चाहिए कि बुद्धि के बारे में क्या क्या मनोवैज्ञानिक ने कहा है, क्या होती है बुद्धि, बुद्धि में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो इसके लिए हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपके सिलेबस में है और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के बुद्धि के सिद्धांत को कवर करने की कोशिश करेंगे कि आपको जितना अधिक से अधिक जितना लोगों के बारे में जानेंगे तो आपका एग्जाम में उतना ही ज़्यादा इससे ज़्यादा स्कोरिंग होगा। पेपर अभी है नहीं, टाइम है हमारे पास, और अगर हमारे पास टाइम है तो क्यों ना उसको यूटिलाइज किया जाए। इतने बुद्धि के इतने मनोवैज्ञानिकों को ले लिया जाए कि उसके बाहर तो एग्जामिनर भी ना जा पाए। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे और आज शुरू करेंगे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को। हमने पढ़ लिया था हार्वर्ड गार्डनर को और हम आज शुरू करने जा रहे हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को। देखिए, बात करते हैं अगर हम रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की, तो इन्होंने बुद्धि के त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत दिया। क्या दिया? इन्होंने बुद्धि के त्रितंत्र का बुद्धि का सिद्धांत दिया। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत दिया और हार्वर्ड गार्डनर ने बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो इस चीज को याद रखिएगा कि किसने, पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इतने सिद्धांत हैं, किसी ने 2 कारक, किसी ने 3 कारक, किसी ने 10 कारक, किसी ने 8 कारक, ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए हैं, किसी ने 1 कारक। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि आप याद रखें कि किसने कितने कारक के सिद्धांत दिए थे, नहीं तो सबसे बड़ी गलती तो आप वहीं पे कर जाएंगे। क्योंकि जो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि बुद्धि के बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। आपको ऑप्शन रख देगा हार्वर्ड गार्डनर, आपको रख देगा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, थॉर्नडाइक, गैसल, इन 4 नामों को रख देगा। अब आपसे पूछ लेगा कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया। अगर वो बेसिक से सवाल उठाता है तो सबसे पहला सवाल तो यही बनेगा। तो अगर बेसिक का हमारा सवाल यही बनता है तो हमें पहली बात तो यही याद रखना पड़ेगा कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया। चलिए बात करते हैं हम रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की। तो जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग महोदय हैं, इन्होंने बुद्धि की त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत दिया है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्रीय बुद्धि का सिद्धांत दिया है। इनका कहना है कि बुद्धि को प्राप्त सूचना के आधार पर, बुद्धि को जो भी सूचना प्राप्त होती है उसके आधार पर वह समस्या का विश्लेषण करके समाधान निकाल लेती है। क्या कहता है बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत इनका? कि हमारी जो बुद्धि होती है, इसको जो भी हमारी जो बुद्धि होती है, इसको जो सूचना प्राप्त होती है, सूचना मिलती है, ये उसका विश्लेषण करती है और फिर उसका एक समाधान देती है। बिल्कुल कंप्यूटर की बात की तरह है कि एक इनपुट प्राप्त हुआ, उसको प्रोसेस किया और एक आउटपुट दिया। आई होप इस चीज से आपको सभी क्लियर हो गई होगी कि एक इनपुट मिलता है। इनपुट यहां पे क्या है? जो सूचना मिली वही इनपुट है। उसको प्रोसेस किया यानी कि उसका विश्लेषण किया, फिर एक उसी आधार पर जो परिणाम निकाल देती है बुद्धि हमारी, यानी कि वो एक हमारा आउटपुट हो गया। तो कंप्यूटर की भाषा में समझें तो यही है हमारा बुद्धि का सिद्धांत। जो बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का, वो भी यही कहता है। इसलिए कुछ विद्वान इसे सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत भी कहते हैं। कुछ विद्वान इसे क्या कहते हैं? सूचना प्रक्रमण सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए, सूचना जैसे अब सूचना प्रक्रमण सिद्धांत इनपुट प्रोसेसिंग या जो हमें
जैसे प्रक्रमण मीन्स होता है प्रोसेस करना। क्या होता है? प्रोसेस करना, मतलब कि उसको समझना, उसका चक्र चलाना। तो यही होता है सूचना प्रक्रमण, इनपुट प्रोसेसिंग। तो इस एग्जांपल के साथ आई होप आप सभी को ये चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। समझ में आया कि क्या होता है बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत? क्या कहता है कि हमें एक सूचना मिली, उसका विश्लेषण किया और फिर उसका एक समाधान निकाला। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। फिर इसी को कुछ विद्वान सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत कहते हैं। मतलब एक सूचना मिलती है, उसके प्रोसेस किया और इसी चीज को एक सिद्धांत का नाम दिया, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। बात करें रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की, तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने जो अपने बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत या त्रितंत्र सिद्धांत दिया है, तो उस त्रियामी सिद्धांत में इन्होंने जो तीन पार्ट्स का इसके वर्णन किया है, कि तीन क्षमताओं की बुद्धि का जो वर्णन किया है वह है, पहला है विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा है आपका अनुभाविक या प्रयोगात्मक बुद्धि, मतलब जो अनुभव या प्रयोग के आधार पर आधारित हो, अनुभाविक या प्रयोगात्मक बुद्धि। थर्ड आपका आता है संदर्भिक या परिस्थितिगत बुद्धि, संदर्भिक या परिस्थितिगत बुद्धि। संदर्भिक या परिस्थितिगत बुद्धि। चलिए बात करते हैं अब हम विश्लेषणात्मक बुद्धि की। क्या होता है, क्या कार्य होता है विश्लेषणात्मक बुद्धि की? देखिए विश्लेषण से समझिए इसको, बहुत आसानी से समझते हैं इसको विश्लेषण से। क्या कहती है विश्लेषणात्मक घटकीय बुद्धि? कि इस प्रकार की क्षमता में वर्तमान सूचना के आधार पर समस्या समाधान किया जाता है। मतलब इस प्रकार की क्षमता, मतलब जो विश्लेषणात्मक क्षमता है आपकी, इसमें वर्तमान सूचना के आधार पर समस्या का समाधान किया जाता है। मतलब हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है भाई, हाँ यही तो कहता है विश्लेषण, कि जो हमें सूचना मिली है हम उसी को प्रोसेस करेंगे और उसी का एक आउटपुट देंगे। तो जो हमें इस वक्त समस्या पता चली है, जो सूचना पता चली है, उसी के आधार पर हम प्रोसेस करेंगे और एक आपको रिजल्ट दे देंगे। तो यही कहता है विश्लेषणात्मक घटकीय बुद्धि, कि हमें एक, बहुत ध्यान से समझिए, चीजों को समझेंगे तो अगर रिलेट करेंगे और समझेंगे तो चीजें हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत कभी आपको फ्यूचर में नहीं आने वाली है। देखिए बहुत आराम से समझिए क्या है भाई, विश्लेषणात्मक घटकीय है ना, सूचना मिली, विश्लेषण किया, इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर विश्लेषणात्मक बुद्धि है तो क्या होगा कि एक हमें सूचना मिलेगी, उसका हम विश्लेषण करेंगे, उसी आधार पर एक परिणाम निकालेंगे। सिंपल जो आपका सिद्धांत की डेफिनेशन थी वही है आपका विश्लेषणात्मक बुद्धि, कि इस प्रकार की क्षमता में वर्तमान सूचना के आधार पर समस्या का समाधान किया जाता है। मतलब जो हमारे पास प्रेजेंट इंफॉर्मेशन है उसी के आधार पर हम समस्या का समाधान करेंगे। यही कहती है आपकी विश्लेषणात्मक बुद्धि, विश्लेषणात्मक घटकीय बुद्धि। इसमें तीन चरण आते हैं, ठीक है। देखिए समस्या मिली, उसका प्रोसेस किया, उसका रिजल्ट निकाला, तो इस हिसाब से इसके तीन चरण बनते हैं। भाई हमने भी तो यही कहा कि एक इंफॉर्मेशन मिली, उसको प्रोसेस किया, उसका रिजल्ट निकाला। मतलब एक समस्या मिली, उसका क्रियान्वयन किया और फिर रिजल्ट दे दिया। तो इसी हिसाब से इसके तीन पार्ट बताए हैं। इसके जो तीन पार्ट बताए हैं, वो पहला पार्ट उसका हम कहते हैं अग्रहण या प्राप्ति, दूसरा पार्ट है मेटा घटक या वृहद घटक। मेटा घटक या वृहद घटक मतलब जो हम जिसको प्रोसेस करना बोलते हैं। भाई प्रोसेसिंग में टाइम लगता है ना। मेन देखिए सूचना, कंप्यूटर को सूचना देना या फिर किसी चीज को सूचना देना तो आसान काम है, उसके बारे में सोचकर, उसके बारे में समझकर, उसके बारे में उस समस्या का क्या निराकरण होने वाला है, क्या समाधान होने वाला है, यही तो मेन चीज होता है। तो यही है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। भाई आपको भी मान लीजिए जीवन में कोई समस्या आती है, ठीक है, तो समस्या आने में तो टाइम नहीं लगता है, जाने में भी टाइम नहीं लगता है, उसको झेलने में ही तो टाइम लगता है कि इसको कैसे हम दूर करें। एक गणित की समस्या ही मान लीजिए, क्यों जीवन की समस्या इतनी बड़ी बातें क्यों करें, एक छोटी सी गणित की समस्या ही लेते हैं। आपको टीचर ने एक सवाल दे दिया, उसने दे दिया, आपका रिजल्ट आ गया, आप जाके टीचर को रिजल्ट भी बता दिए। प्रोसेस में तो टाइम लगा, आपने जो किया टाइम तो उसी में लगा। तो यही है इसका मेटा घटक या वृहद घटक। क्या है? मेटा घटक या वृहद घटक। तीसरा है आपका क्रियान्वयन या व्यवहार करना, मतलब आउटपुट, कि जैसे भाई आपको जैसे नोटिस मिली वैसे आपने प्रोसेस किया और वैसा ही एक रिजल्ट दे दिया, क्रियान्वयन किया या वैसा एक व्यवहार किया। देखिए समझते हैं हम इसको। अग्रहण या प्राप्ति। ग्रहण शब्द का मतलब आपको पता है
कि क्या होता है ग्रहण करना, क्या होता है प्राप्ति का मतलब सूचना जो हमें मिली, हमें जो सूचना मिली, सूचना को हमने जो प्राप्त किया, अपने अंदर जो सूचना ली, यही होता है आपका अग्रहण। कि सूचना को प्राप्त करना अग्रहण है। क्या है? सूचना को प्राप्त करना अग्रहण है। फिर मेटा घटक या वृहद घटक। अब क्या होता है मेटा घटक या वृहद घटक? आपको समझाया मैंने, अभी बताया आपको कि जो मेटा घटक या वृहद घटक होता है यही ब्रॉड होता है, यही बड़ा होता है, इसीलिए इसका नाम वृहद रख दिया गया। ये सूचना को प्रोसेस करता है, मतलब सूचना पर विश्लेषण करता है कि इसका क्या क्या समाधान निकाल सकते हैं, इसके क्या क्या समाधान पॉसिबल, कितने समाधान हैं इसके, इस प्रॉब्लम को कितने तरीकों से सुलझाया जा सकता है। यही हुआ आपका मेटा घटक या वृहद घटक। आई होप ये बात क्लियर। और फिर उसके बाद आता है आपका लास्ट, क्रियान्वयन या व्यवहार करना। हमें समस्या मिली, उसको प्रोसेस किया, उसका रिजल्ट निकाल के दे दिया, तो वही हुआ उसका क्रियान्वयन या व्यवहार करना। वही हुआ उसका क्रियान्वयन या व्यवहार करना। क्लियर? क्रियान्वयन या व्यवहार करना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इसकी जो पहली बात थी वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए, ये बात हो गई आपकी विश्लेषणात्मक बुद्धि की। जो इन्होंने बुद्धि का जो दूसरा प्रकार बताया है वो बताया है अनुभाविक या प्रयोगात्मक बुद्धि। मतलब हम जो भी करेंगे वो प्रयोग, नाम से ही क्लियर करिए, हर चीज को पता है नाम से। अगर आप समझेंगे उसके नाम को ही कंठस्थ करिए, उसके नाम को ही समझिए कि अगर इसका नाम प्रयोगात्मक रखा तो कहीं ना कहीं इसमें किसी ना किसी प्रयोग की बात की होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको हमें याद करना है कि अगर इसकी बात हमने प्रयोग पे बात की है तो यानी कि इसमें कहीं ना कहीं प्रयोग की बात की होगी। तो अनुभव, अनुभाविक मतलब अनुभव, प्रयोगात्मक मतलब करके सीखना या फिर करके रिजल्ट निकालना। तो ये हुई आपकी दूसरी प्रकार की बुद्धि जो है अनुभाविक या प्रयोगात्मक बुद्धि। अब बात करते हैं अनुभाविक की हम। चलिए बात करते हैं हम तो क्या कहता है आपका अनुभाविक या प्रयोगात्मक बुद्धि। देखिए, इस बौद्धिक क्षमता में समस्या समाधान पूर्व अनुभव के आधार पर होती है। मतलब जो हमें पिछले से पता होता है, हमें उसी के आधार पर इसमें समस्या का समाधान हो जाता है। जैसे जो हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान, उसके आधार पर हम समस्या का समाधान करते हैं। इसमें भाई हमें एक इंफॉर्मेशन मिली कि हाँ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अब हमारे साथ पिछले फिर कभी ये चीज हमको पता थी कि हाँ जब ऐसा होता है तो ऐसा हुआ था। अब हमें उस पर ज्यादा विश्लेषण करने की, प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। जैसे जब हमको पहली बार 2+2 का सवाल मिला था तो हमने सोचा, तो हमने डंडी बनाई 2 2 4। अब फिर से कुछ दिन बाद हमको फिर से किसी ने दे दिया कि 2+2। अब बच्चे को याद है कि मैंने ये सवाल कर रखा है कि 2+2 ये होता है, उसने खट से लिखा नीचे 4, उसने जोड़ा नहीं। बच्चा आप सरप्राइज कि भैया इसकी मैथ्स क्या इतनी तेज हो गई कि अभी इतना छोटा है और इसने 2+2 मैंने दिया, इसने तुरंत 4 बता दिया। बच्चे ने उसका विश्लेषण तो किया ही नहीं, बच्चे ने उसका विश्लेषण नहीं किया है। यहां पे उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है उस हिसाब से उसको पता है कि 2+2 4 होता है। उसने कोई विश्लेषण, कोई प्रोसेसिंग, कोई कैलकुलेशन नहीं किया। उसने अपने पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल किया और 2+2 को फट से 4 लिख दिया। ठीक, तो ये हुई बात आपके अनुभाविक या प्रयोगात्मक बुद्धि की। अनुभाविक या प्रयोगात्मक बुद्धि की। अनुभाविक या प्रयोगात्मक बुद्धि की। इसके 2 चरण बताए गए हैं। एक चरण इसका बताया गया है नवीनता, मतलब समस्या का वह भाग जो पूर्व अनुभव से मेल नहीं खाता वही तो नवीन होगा। भाई जो पूर्व ज्ञान से मेल खाता होगा उसकी प्रोसेसिंग तो करने की जरूरत ही नहीं, वो फट से हो जाएगा सॉल्व। तो वो हो गई आपकी नवीनता। फिर आता है आपका परिचालन या स्वचालन। क्या आता है? परिचालन या स्वचालन। सिर्फ उसी भाग का क्रियान्वयन जो पूर्व अनुभव से मेल नहीं खाता। परिचालन या स्वचालन क्या होता है? सिर्फ उसी भाग का क्रियान्वयन जो पूर्व अनुभव से मेल नहीं खाता। मतलब देखिए 2 पार्ट बताए, एक नवीनता बताया कि उसी चीज को हम लेंगे जिसका पूर्व ज्ञान से कोई मेल नहीं होगा। फिर दूसरा पार्ट क्या बताया कि उसका क्रियान्वयन भी करेंगे। अब जैसे मैंने आपको एक सिंपल तरीके से समझाया
कि जब होता क्या है कि 2+2 की बात आई, बच्चे ने यहां पे बनाया दो डंडी, दो डंडी, 1 2 3 4, 4 लिख दिया। ठीक, दोबारा से उसको जब यही सवाल दिया हमने, जब उसको दोबारा से हमने यही सवाल दिया कि 2+2, तो उसने क्या किया, ना डंडी बनाई ना कुछ, लिख दिया 4। हमें आपको क्या लगता है कि बच्चे की मैथ्स तो बहुत तेज है, उसने इस सवाल को कितनी आसानी से लगा लिया। होता ऐसा नहीं है, समझते हैं इस बात को। देखो इसी में क्या कहा गया, जो आपका दो भाग जोड़ा गया, एक जोड़ा गया नवीनता। क्या जोड़ा गया, नवीनता, दिख रहा है, नवीनता। देखिए अब इसमें नवीनता में क्या होता है कि उस प्राप्त को, उस भाग को लेना जो पुरानी समस्या या पूर्व ज्ञान से मेल नहीं खाता। अब हमने क्या किया कि बच्चे को 2+2 तो पता था, अब इसको हमने कर दिया 32। अब 32, अब बच्चे ने 2+2 तो जोड़ रखा है, उसने फट से लिख दिया यहां पे सर 4। अब 3+3 तो उसने फिर नहीं लिखा। अब आप सोच रहे हैं कि बच्चे ने 2+2 के लिए 4 लिख दिया, लेकिन अब 3+3 है, या फिर इसको 3+3 है, मान लीजिए 3+3। अब इसके लिए इसने शुरू किया डंडी बनाना, क्योंकि इसको 3+3 तो इसने पहले कभी जोड़ा नहीं था, तो 3 3 6। अब ये आपने सोचा कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो यही हुआ नवीनता की इस भाग का उसको पूर्व ज्ञान था, इस भाग का उसको पूर्व ज्ञान था, और जो ये भाग आया आपका, इस भाग के लिए उसमें समस्या में नवीनता थी, और इस भाग का उसका क्या हुआ, क्रियान्वयन हुआ। क्या हुआ, क्रियान्वयन हुआ। क्लियर? आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। भैया ना आए समझ में तो प्लीज बताइए, क्योंकि बहुत ही अच्छे से जितना मैं समझ सकता हूं यहां, जितने में आपको समझाया जा सकता है उतना तो मैं डीप जाके आपको समझा रहा हूं। फिर इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो क्या बात भाई, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर हम आगे चलेंगे, आगे फिर उसको समझेंगे। चलिए लेते हैं हम अपनी तीसरी बुद्धि, संदर्भिक या परिस्थितिगत बुद्धि। क्या है, संदर्भिक या परिस्थितिगत बुद्धि। कौन सी बुद्धि आपकी, संदर्भिक या परिस्थितिगत बुद्धि। देखिए फिर वही चीज हम कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि हमेशा जो पॉइंट दिया हो भाई, जो नाम बनाते हैं हम, जब मनोवैज्ञानिकों ने जो नाम बनाया होगा वो कुछ उसके कैरेक्टर को देख के ही तो बनाया होगा। तो फिर से उसी चीज को, संदर्भ मतलब किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, परिस्थितिगत मतलब किसी सिचुएशन के हिसाब से, यही तो हुआ संदर्भिक या परिस्थितिगत बुद्धि। तो जब समस्या समाधान परिस्थिति के अनुसार हो, जब समस्या समाधान परिस्थिति के अनुसार हो तो संदर्भिक बुद्धि माना जाएगा। जब समस्या समाधान परिस्थिति के अनुसार हो तो संदर्भिक बुद्धि माना जाएगा। यह हुई बात संदर्भिक बुद्धि की। ठीक, अब इसके भी 3 चरण बताए हैं। पहला चरण बताया है अनुकूलन, दूसरा बताया है चयन, और तीसरा बताया है आकृति निर्माण। पहला बताया अनुकूलन, फिर दूसरा बताया है चयन, और फिर तीसरा बताया अनुकूलन। अब इसमें भी हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2 एग्जांपल के जरिए, 3 एग्जांपल, जितने भी एग्जांपल आप चाहें उतने एग्जांपल ले सकते हैं। बात करते हैं हम, जो हमने एग्जांपल यहां पर एक एग्जांपल में लिख दिया तो वही एग्जांपल आपको समझाते हैं। देखिए जो अनुकूलन होता है, अनुकूलन मीन्स होता है कि हम खुद को अनुकूलित करें, मतलब कि किसी चीज के हिसाब से अपने आप को ढालें, कि अनुकूलित कर लिए अपने अंदर। अब हुआ क्या, हम स्कूल में गए, वहां पे हमें एक केमिस्ट्री के सर या फिजिक्स के सर पढ़ा रहे थे, ठीक है। अब फिजिक्स के सर में एक अच्छी क्वालिटी भी थी और एक बुरी क्वालिटी भी थी। सबके अंदर कुछ अच्छाई और कुछ बुराई होती है, वही हाल फिजिक्स वाले सर का भी ठहरा। फिजिक्स वाले सर के अंदर एक अच्छी क्वालिटी थी और एक खराब क्वालिटी थी। अच्छी क्वालिटी की थी, वो पढ़ाते बहुत मस्त थे, पढ़ाते तो एकदम ऐसा थे कि फिजिक्स उनके सिवाय और किसी से आज तक समझ में नहीं आई, ठीक है। तो ये हो गई उनकी एक अच्छी क्वालिटी, पर वो भैया हमेशा दारू पीते थे, हम शराबी इंसान ठहरे। ये हो गई उनकी बुरी क्वालिटी। 2 क्वालिटी, अनुकूलन किसका हुआ, 2 क्वालिटीज का, कि वो एक शराबी थे, दारू पीते थे, ये उनकी एक बुरी सॉरी वो शराबी थे, ये उनकी एक बुरी क्वालिटी थी, पर साथ ही साथ वो पढ़ाते बहुत अच्छा थे, तो ये उनकी एक अच्छी क्वालिटी हो गई। तो ये हो गया उनकी उन दोनों क्वालिटीज का सॉरी ये हो गया उनकी 2 क्वालिटीज का चयन, ठीक है। अब हमें करना है, अनुकूलन हुआ उनकी 2 क्वालिटीज का, अब हमें करना है उनकी कि हम उनकी किस क्वालिटी का चयन करते हैं। अगर हम
अगर हम उनकी दो क्वालिटीज को लें तो चयन करना होता है, ठीक है। अब अगर आप जिस हिसाब से उनकी क्वालिटी का चयन करेंगे, उनकी इमेज बिल्कुल ही वैसी बन भी जाएगी, ठीक। अब अगर हम उनकी शराबी वाली क्वालिटी का चयन कर लेते तो उनकी एक गंदी इमेज हमारे दिमाग में बन जाती। पर अगर हमने वही उनकी शराबी वाली आदत को छोड़कर उनके जो पढ़ाने का तरीका है उस पर गए तो हमें वही टीचर बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने चयन किया उनके उस अच्छे गुण का, चयन किया हमने उनके उस अच्छे गुण का, और अपने दिमाग में उनकी एक आकृति निर्माण की, अच्छा शिक्षक की। अब इसमें बात करें कि कैसे परिस्थितिगत इसको क्यों कहा गया। देखिए सर, जब आपको क्लास में पढ़ाते थे आप उनके बारे में जानते दोनों बातें हैं कि वो एक शराबी हैं, ठीक है। आप उनके बारे में वो दोनों बातें जानते हैं कि हाँ, हमारा जो टीचर है, जो हमारे फिजिक्स वाले सर हैं, वो शराबी हैं। साथ ही साथ जब आप क्लास में रहते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि ये पढ़ाते बहुत अच्छा है, ठीक है। अब इस चीज को समझिएगा कि क्यों इसको परिस्थितिगत कहा गया, ठीक है। तो आप ये जानते हैं कि सर शराबी है, साथ ही साथ आप ये जानते हैं कि सर पढ़ाते भी बहुत अच्छा है। अब आपको मिल गई दो क्वालिटी सर की। अब आप जब वो क्लास में होते हैं, भाई वो दारू पीते हैं तो रात को पीते हैं, अपने घर पे पीते हैं, आपकी वो एक सुनी सुनाई बात है कि आपने उनसे कहीं सुना कि सर बहुत दारू पीते हैं, ठीक है, वो सर बहुत बड़े शराबी हैं। अब सर शराबी हैं ये तो उनकी पर्सनल बात हो गई, वो घर पे हैं तब पी लेते हैं, हमसे क्या लेना देना। जब वो क्लास में होते हैं तो वो बेटा बेटा करके बात करते हैं और पढ़ाते बहुत अच्छा है। तो हमें जो चयन करना है वो हम एक अच्छे गुण का ही तो चयन करेंगे, और एक जब परिस्थिति के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से, जो हमारा संदर्भ है उनसे पढ़ना है और उनके उस क्वालिटी में वो बहुत अच्छे हैं, तो हमने चयन किया उनके उस अच्छे गुण का, और हमारी जो एक आकृति निर्माण हुई हमारे दिमाग में, उनकी एक अच्छे शिक्षक की आकृति का निर्माण हुआ। तो याद रखना है कि हमने यहां पर पढ़ा, जो हमने रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का सिद्धांत पढ़ा, उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। उन्होंने कहा विश्लेषणात्मक या घटकीय बुद्धि, विश्लेषणात्मक घटकीय बुद्धि, अनुभाविक या प्रयोगात्मक बुद्धि, और फिर आता है आपका संदर्भिक या परिस्थितिगत बुद्धि। उन्होंने जो पहला पार्ट बताया था विश्लेषणात्मक बुद्धि, उसके उन्होंने 3 पार्ट बताए, अग्रहण या प्राप्ति, फिर उन्होंने बताया मेटा घटक, और फिर उन्होंने बताया अग्रहण, प्राप्ति, फिर मेटा घटक, और फिर क्रियान्वयन। फिर जो उनका दूसरा पार्ट आता है जिसको बोलते हैं अनुभाविक या प्रयोगात्मक बुद्धि, उसके उन्होंने 2 पार्ट बताए कि जिसमें समस्या के पूर्व ज्ञान के आधार पर समस्या का समाधान होता है। जो पहला पार्ट था वो आपका था नवीनता, जो दूसरा पार्ट उन्होंने बताया वो बताया क्रियान्वयन। फिर आपका आता है जो आपने अभी अभी पढ़ा है संदर्भिक या परिस्थितिगत बुद्धि, इसमें उन्होंने 3 पार्ट बताए, अनुकूलन, फिर चयन, और फिर आकृति निर्माण। अनुकूलन, चयन, आकृति निर्माण। आई होप अब ये रहा आपका रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का कंप्लीट सिद्धांत, जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग महोदय ने कहा, जो उन्होंने जो सिद्धांत दिया। आई होप ये सारी चीजें आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ेंगे हम और एक और व्यक्ति का सिद्धांत लेने जा रहे हैं। जो दूसरे व्यक्ति जिनका हम सिद्धांत लेने जा रहे हैं वो है डैनियल गोलमैन। डैनियल गोलमैन, हम सिद्धांत लेंगे डैनियल गोलमैन का। चलिए बात करते हैं अब डैनियल गोलमैन की। इन्होंने बुद्धि का संवेगात्मक सिद्धांत दिया। क्या दिया? बुद्धि का संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत। संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? डैनियल गोलमैन ने। अब संवेगात्मक शब्द से आप सभी परिचित होंगे कि क्या होता है संवेगात्मक बुद्धि। इन्होंने कहा कि हमारी बुद्धि हमेशा एक जैसा कार्य नहीं करती। देखिए हमारे जो अंदर शरीर में होते हैं, हमने आपको जब आपने मैकडूगल पढ़ा होगा तो संवेगों के बारे में बताया था मैंने कि क्या होते हैं आपके यहाँ संवेद, आपके अंदर 14 संवेग पाए जाते हैं। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। जब हमने स्टार्टिंग की थी अपने सीरीज की तभी हमने बात की थी संवेगों की। तो संवेगों में जाएंगे तो काफी डीप हो जाएगा। तो संवेग आप समझते होंगे। संवेग हम बस इतनी बात करेंगे कि हमारे यहाँ हर परिस्थिति में भाई संवेग क्या होता है। हम खुश हैं, हमारे अंदर घृणा है, हम दुखी हैं, हमारे अंदर जो क्वालिटीज पाई जाती हैं यही होता है हमारा संवेग। तो जो डैनियल गोलमैन महोदय हैं, कौन? डैनियल गोलमैन। इन्होंने बुद्धि के संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा हमारी बुद्धि हमेशा
हर टाइम पे एक जैसा कार्य नहीं करती। हमारी बुद्धि जो है वो हर टाइम एक जैसा कार्य नहीं करती है, वो परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती है कि अगर सिचुएशन कुछ और हो जाएगी तो उसका कार्य करने का तरीका भी बदल जाएगा और वो कार्य भी कुछ अलग तरीके से करेगी। यह सिद्धांत दिया था डैनियल गोलमैन ने। किसने दिया? डैनियल गोलमैन। उन्होंने कहा कि बुद्धि का कार्य करना किसी परिस्थिति में मौजूद संवेगों के स्तर पर निर्भर करता है। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि हर परिस्थिति के हिसाब से संवेग उत्पन्न होंगे और उसी परिस्थिति के हिसाब से जो बालक होगा उसका कार्य करने का तरीका भी बदल जाएगा। अब इसी का एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं कि जब आप लोग घर पे कोई सवाल करते हैं या घर पे चीजों को याद करते हैं तो आपको लगता है कि मुझे तो सब याद है, मुझे सब आता है। बच्चा भी वही करता है कि जब वो घर पे कोई सवाल कर रहा था तो उसे पूरी तरह से वो सवाल 100% लगा मुझे आता है और वो सही करता है। एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो उसके अंदर एक डर का संवेग उत्पन्न होता है। घर पे बच्चा रिलैक्स रहता है, सोच सोच के सवाल करता है, आराम से कर लेता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप अक्सर टेट सीटर वालों का सवाल आता है, जैसे हॉल से निकलता है तो सबसे पहला चीज हो, सर पेपर छूट गया, सर पेपर छूट गया। घर पे वही जब कोचिंग में एसटी लगा रहा होता है वो बच्चा या घर पे प्रैक्टिस करता है तो क्या होता है कि वो 2.5 घंटे के पेपर को 2 घंटे में कर लेता है। वही बच्चा होता है, उतने ही नंबर के क्वेश्चन, वही पैराग्राफ, सब कुछ करता है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि जब वो एग्जामिनेशन हॉल से आता है तो उसका पेपर छूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है एक डर का संवेग कि हाँ मेरा एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है और यहाँ एक नंबर गया तो मैं समझ ली हो सकता है कि मेरा 1 साल या मेरा पूरा का पूरा फ्यूचर खराब हो जाए। तो उस संवेग की वजह से बच्चा वो सवाल या उस पेपर को पूरा का पूरा अटेंड नहीं कर पाता है, जो बच्चा उसी एसटी को 2 ही घंटे में कोचिंग और घर पे कर लेता था। तो आई होप इससे ज्यादा सटीक एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए कोई नहीं था कि आपकी अपनी बात हो गई है अब यहां पे। तो एक जो सिंपल एग्जांपल मैंने लिया कि एक विद्यार्थी घर पर वो प्रश्न कर लेता है लेकिन जब स्कूल जाता है या विद्यालय में वो जब वही प्रश्न नहीं कर पाता है तो ये डिपेंड करता है उसके संवेग पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डैनियल गोलमैन के जो सिद्धांत के जो 4 तत्व इन्होंने दिए थे। डैनियल गोलमैन साहब ने अपने सिद्धांत के 4 तत्व दिए थे। कितने तत्व दिए? 4 तत्व पाए जाते हैं। इन्होंने कहा अगर मतलब जो बुद्धि निर्धारण है उसके 4 तत्व इन्होंने बताया कि बुद्धि निर्धारित करने के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है स्वजागरूकता, आत्म प्रबंधन, सामाजिक कौशल, सामाजिक चेतना, सामाजिक कौशल, सामाजिक चेतना और संवेगात्मक बुद्धि। एक सेकंड, इसमें देखिए उन्होंने 4 चरण दिए थे। जो पहला था आपका स्वजागरूकता, पहला चरण जो दिया उन्होंने स्वजागरूकता, फिर उन्होंने दिया आत्म प्रबंधन, फिर उन्होंने दिया सामाजिक कौशल और फिर उन्होंने दिया था सामाजिक चेतना। ये हो गए आपके पूरे 4। इसमें लिखे हैं 5। क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसमें थोड़ी सी एरर है, वो आपको समझना है। ये जो नीचे लिखा है ये लिखा है संवेगात्मक बुद्धि। ये जो शब्द है संवेगात्मक बुद्धि मतलब संवेगों से जुड़ी कोई बुद्धि भी होती है। ये जो टर्म दिया था ये सबसे पहले सैलोवी एवं मेयर्स ने दिया। बुद्धि आपकी 4 है। स्वजागरूकता, सबसे पहले हमें जागरूक होना पड़ेगा। आत्म प्रबंधन, आत्म प्रबंधन की बात होती है। फिर बात होती है सामाजिक कौशल की, फिर बात होती है सामाजिक चेतना की। स्वजागरूकता, आत्म प्रबंधन, सामाजिक कौशल और सामाजिक चेतना। संवेगात्मक बुद्धि जो शब्द है ये सबसे पहले सैलोवी एवं मेयर्स ने दिया। याद रखिएगा कि संवेगात्मक बुद्धि निर्धारण के 4 तत्व दिए थे डैनियल गोलमैन ने। पहला था स्वजागरूकता, फिर था आत्म प्रबंधन, फिर था सामाजिक कौशल और फिर था सामाजिक चेतना। सामाजिक कौशल और फिर सामाजिक चेतना। किसने संवेगात्मक बुद्धि शब्द सबसे पहली बार किसने दिया? सैलोवी एवं मेयर्स ने दिया। अब जानते हैं हम कि डैनियल गोलमैन ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया इसको यूज कहां करेंगे, शिक्षा में इसका प्रयोग कहां होगा, इसका प्रयोग कहां में होगा, कहां पे होगा। तो जैसे कि इनका सिद्धांत इन्होंने दिया था संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत, तो उसी हिसाब से इसकी बात करें इसके शैक्षिक प्रयोग की, तो अगर कक्षा शिक्षक में प्रजातांत्रिक, अगर कक्षा में शिक्षक
प्रजातांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक वातावरण तैयार करता है तो बुद्धि बेहतर कार्य करेगी। मतलब कि अगर क्लास में मान लीजिए आपका जो टीचर है वो एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करता है बच्चे के लिए, तो कॉमन सेंस की बात है कि फिर बुद्धि वहां पर अच्छा कार्य करेगी। समझते हैं इस बात को कि कैसे भाई हम अक्सर जो मैथ्स टीचर की एक इमेज होती है, मैथ्स टीचर की बात करते हैं या पीटीआई की बात करते हैं, जो पीटी टीचर होता है आपका, इसकी इन दोनों की इमेज बहुत खतरनाक होती है। बच्चा आता है तो सबसे पहले देखता है कि मैथ्स वाले सर कहाँ हैं, आए भी हैं आज की नहीं आए हैं, अगर ना आए हो तो भगवान को लड्डू चढ़ाएंगे, ये हाल होता है बच्चे का। ठीक है, मैथ्स के टीचर को बच्चा देखता है और घबरा जाता है कि क्योंकि उसकी इमेज हमने क्लास में ऐसी बना दी थी। अगर वही मैथ्स का टीचर आके मैथ्स को लेके और अपने आप को लेके एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करके आपके मन में अपने लिए एक शिक्षक और छात्र की भावना को हटाकर एक हित मित्र की भावना को ले आए कि हाँ मैं भी आपका मित्र हूं और आप मुझसे सीख रहे हैं और कोई डरने की बात नहीं है, तो उसकी कक्षा का एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बच्चे खुश रहेंगे, उनके अंदर एक संवेग अच्छा उत्पन्न होगा और बालक उस चीज को बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करेगा। तो यही कहा है कि इसका अगर कक्षा में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर ले जाएं तो होगा क्या, प्रजातांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, सकारात्मक वातावरण अगर शिक्षक कक्षा में तैयार कर लेता है तो वहां पर होगा क्या कि वहां पर एक अच्छा शिक्षण कार्य हो जाएगा, बच्चा वहां पर थोड़ा उसका अधिगम जो है वो तेज होगा। फिर बात करते हैं एक लास्ट पॉइंट की। इन्होंने कहा जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, हमने हॉवर्ड गार्डनर का सिद्धांत पढ़ा और हॉवर्ड गार्डनर का अंतरावैयक्तिक बुद्धि का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अंतरावैयक्तिक बुद्धि का सिद्धांत। गोलमैन की संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत और स्टर्नबर्ग की संदर्भित बुद्धि। संदर्भित बुद्धि जो हमने लास्ट वाला पढ़ा था, संदर्भित बुद्धि। ये तीनों जो बुद्धि के सिद्धांत एक ही बात कहते हैं और वो क्या कहते हैं कि जो भी होगा वो परिस्थिति के अनुसार होगा। इसीलिए इसका नाम उन्होंने जो क्या कहते हैं, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, उन्होंने तो इसका नाम ही रख दिया था परिस्थितिगत बुद्धि। तो हॉवर्ड गार्डनर का अंतरावैयक्तिक, याद रखिएगा कि कौन से तीन सिद्धांत मेल खाते हैं किसके किसके, हॉवर्ड गार्डनर, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग और डैनियल गोलमैन का सिद्धांत जो है ये तीनों मेल खाते हैं कि जो आपका अधिगम होता है वो परिस्थिति के अनुसार होता है, जो आपकी बुद्धि होती है ये परिस्थिति के अनुसार कार्य करती है। ये बात कही है, गार्डनर ने भी कही है, गोलमैन ने भी कही है और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने भी कही है। तो आई होप आज की बातें, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आप लोग सब बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। हमने आज दो लोगों के बारे में बात की। हमने पहले लेक्चर में अपने बुद्धि को जाना था और बात कर ली थी हमने बात कर ली थी हॉवर्ड गार्डनर की। आज के लेक्चर में हमने डैनियल गोलमैन और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के बारे में बात की। अपने आगे वाले लेक्चर्स में हम और भी लोगों की बात करेंगे और अलग अलग लोगों के बुद्धि के सिद्धांत पढ़ेंगे। इतने सिद्धांत पढ़ेंगे कि पेपर में उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तब तक आप सभी लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, नोट्स बना के पढ़िए और घर पे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।